हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, आज है 29 जनवरी और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम 3 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो देखिए, देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बन गया है कृत्रिम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिकॉर्न क्या होता है? ऐसी कंपनीज जिनका जो वर्थ है, नेट वर्थ है $1 बिलियन या $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो जो कृत्रिम है ये देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, 2024 के लिए कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इनको याद रखिएगा, संख्या को 132। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? थीम आपकी रही है कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 26 जनवरी को और इसकी थीम भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई? तो देखिए, एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 जो है कुवैत में आयोजित हुई। कुवैत की राजधानी होती है कुवैत सिटी। ठीक है, वहीं पर इस चैंपियनशिप को आयोजित किया गया था वर्ष 2024 के लिए। तो याद रखिएगा, शॉटगन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? ये कुवैत सिटी में आयोजित हुई। अच्छा, एशियन गेम्स का जो 19वां संस्करण था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये चाइना में आयोजित हुआ था, चाइना के होंगजू में। ठीक है, इंडिया ने कुल 107 मेडल जीते थे, जिसमें ओवरऑल इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 4थे नंबर की रैंकिंग थी। और 41वें पैरा एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? ये जो है इंडिया ने इसमें 111 मेडल जीते और 5वीं रैंक हासिल की थी। 37वें नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए? गोवा में हुए। ठीक है, और इसमें टॉप पर जो रहा वो महाराष्ट्र रहा। ठीक है, और भारत का पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में और इसका मैस्कॉट क्या था? उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला कौन है? एक गौरैया है। और टॉप पर कौन रहा? हरियाणा रहा, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो VLF संचार स्टेशन जो है तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ये देश का दूसरा स्टेशन है। ठीक है, तेलंगाना में जो स्थापित हो रहा है। तो अब अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पहला कहाँ पर स्थापित हुआ था। ठीक है, तो जो पहला है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। पहले हम इसको देखते हैं जो तेलंगाना में स्थापित हुआ है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दुम्मेईगुडेम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम जो है स्थापित किया गया है। और पहला मैंने बताया कहाँ पर बना था? ये तमिलनाडु में बना था। तो तमिलनाडु में भारतीय नौसेना इन स्टेशनों का इस्तेमाल करके जहाज़ और पनडुब्बियों से संचार करने, कम्युनिकेशन करने में वेरी लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो देखिए, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी दुनिया में पहला जो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी है यह स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब टाइगर सफारी तो हमने सुना है, लेकिन मेलानिस्टिक टाइगर सफारी क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जो टाइगर्स होते हैं, वैसे जो इनकी धारियाँ होती हैं ये ब्राउन कलर की दिखती हैं। ठीक है, ये टाइगर के जो बॉडी पर धारियाँ होती हैं ये ब्राउन कलर की दिखती हैं। लेकिन जो मेलानिस्टिक टाइगर्स होते हैं, जो सिमलीपाल उड़ीसा में टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, इनको रात में देखने में ये जो धारियाँ हैं बिल्कुल ब्लैक कलर की दिखती हैं। ठीक है, ब्लैक बिल्कुल डार्क ब्राउन लगता है, इससे ब्लैक कलर ही कह दिया जाता है। तो इसे ही मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कह रहे हैं। और दूर से अगर देखा जाए तो पहली नज़र में ये धारियाँ जो हैं काली दिखती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की अपने तरीके की पहली सफारी टाइगर सफारी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? उड़ीसा में। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की कुछ स्टैटिक फीचर्स की और उड़ीसा के लेटेस्ट करंट अफेयर्स की। ठीक है,
तो उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 21 हो जाएंगी। राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हो जाएंगी। कैपिटल भुवनेश्वर हो जाएगी। सीएम कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक हो जाएंगे। गवर्नर कौन हो जाएंगे? रघुबर दास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे याद रखिएगा नाम। और ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर है? ब्लैक पगोड़ा आपका टेम्पल पड़ता है उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड कहाँ पर पड़ता है? महानदी पर पड़ता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर पड़ेगा? ये कटक उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर पड़ता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। और झारसुगुड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? वीरेंद्र सुरेंद्र हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपको मिलेगा सब उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की काई चटनी, ठीक है ना, मयूरभंज जिले में काई चटनी को अभी मिला था क्या? जीआई टैग मिला था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने अपने देश के बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, ये अफ्रीका का देश है जिसका नाम है कैमरून। कैमरून ने बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण शुरू किया है और ये अफ्रीकी कंट्री है, तो नाम याद रखेंगे कैमरून। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो 75वां गणतंत्र दिवस अभी हमने सेलिब्रेट किया और इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत की लोकतंत्र मातृका। ठीक है, याद रखिएगा इसकी थीम को। और इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वो थे इमैनुअल मैक्रॉन, जो कि फ्रेंच राष्ट्रपति हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय वीरता पदक से सम्मानित किया गया? कितने व्यक्तियों को? तो देखिए, 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय वीरता पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा और होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कुल 1132 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घोषणा की गई है, जिसमें से वीरता पदक केवल 2 लोगों को दिया गया है। इन पुरस्कारों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वीरता के लिए 2 राष्ट्रपति पदक और वीरता के लिए पदक 275 हो जाएंगे। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक 102 और सराहनीय सेवा के लिए पदक 753। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वुफ द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया है? तो देखिए, वुफ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जिनको चुना गया है, वुशु महिला खिलाड़ी जिन्हें चुना गया है, उनका नाम है रोशे बिना। ये मणिपुर को बिलोंग करती हैं। ठीक है, रोशे बिना चुना गया है। और ये जो वुशु गेम होता है, ये एक तरीके का चाइनीज़ ताइक्वांडो होता है। ठीक है, अच्छा, एशियन गेम्स 2022 हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, कहाँ पर हुए थे? हांगझोऊ में हुए थे। और 2018 के साउथ एशियन गेम 2018 में जो जकार्ता में हुआ था टूर्नामेंट साउथ एशियन गेम्स में, उसमें भी रोशोबिना ने पदक प्राप्त किया था। 2019 में काठमांडू में हुआ था जो वुशु गेम, वहाँ पर भी इन्होंने पदक जीता था। और वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2016 में भार वर्ग 48 kg में रोशोबिना ने पदक जीता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन हेड के बारे में। तो इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में हो जाएगा। और इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु प्लेयर कौन चुनी गई हैं? रोशोबिना चुनी गई हैं। और रोशोबिना कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के नीशी कपड़े को जीआई टैग मिला है? तो नीशी कपड़ा जो है अरुणाचल प्रदेश का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को कुल 13 मिले हैं, तो हम उनको देखते हैं क्या क्या जीआई टैग मिले हैं। एक ही क्विक रिवीजन करेंगे हम उसका। नीशी कपड़े को, मोनपा वस्त्र को, आपातानी वस्त्र को, मोनपा हस्त निर्मित कागज है, आदि वस्त्र है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। सिंगफो फलाप, ये एक प्रकार की चाय होती है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। गेलो वस्त्र को, आदि अपोंग को, दाओ, दाओ क्या होता है? एक धारदार हथियार होता है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अंगन्यात मोटा अनाज, ये एक टाइप का मोटा अनाज होता है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद आता है आपका मरुआ अपो। मरुआ अपो क्या है? मरुआ अपो एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है जिसको जीआई टैग मिला है। और खामती वस्त्र, खामती वस्त्र को भी जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है। इस प्रकार से कुल 12 को मिला है। मैंने 13 ऊपर बताया था, 13 को नहीं मिला है, 12 को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, 12 को मिला है। अच्छा, उड़ीसा में अभी 2024 में जो भी जीआई टैग दिए गए उनको देखते हैं, बाकी और राज्यों का भी हम यहीं पर रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, उड़ीसा में
लांजिया सौरा पेंटिंग्स को, कोरापुट का काला जीरा चावल, सिमलीपाल की काई चटनी, खजूरी गुंडा, डेंकनाल माझी और डोंगरिया, कोद शॉल, नयागढ़ की कांटे मुंडी बैंगन, इन सारी चीज़ों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है उड़ीसा को। वेस्ट बंगाल में देखिए अभी हाल ही में मिला था तंगेल साड़ी, गारत साड़ी, कोरियल साड़ी, कलोनुनिया चावल, ठीक है, सुंदरबन शहद, इन सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला था। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं वांगचो लकड़ी शिल्प, आदि केकिर, ये अदरक का एक प्रकार होता है, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे वो अदरक की जो खुशबू होती है उसका बेहतरीन स्वाद होता है, इसी को आदि केकिर जो है इसको जीआई टैग मिला है। तो जो लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, आदि केकिर कहते हैं, ठीक है। हस्त निर्मित कालीन, इसको भी जीआई टैग मिला है, जो कि तिब्बती शरणार्थियों के द्वारा बनाई जाती हैं। गुजरात की कच्ची खरेक, ये एक प्रकार की खजूर होती है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर का रामबन अनारदाना, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये 2024 के लेटेस्ट जीआई टैग थे, इनको ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। हाल ही में किस राज्य में थाई पुसम त्यौहार मनाया गया है, तो देखिए थाई पुसम त्यौहार जो है अभी तमिलनाडु में मनाया गया है, याद रखिएगा इसको, तमिलनाडु में मनाया जाता है थाई पुसम त्यौहार। अब तमिलनाडु के कुछ हम लेटेस्ट स्टैटिक फीचर्स और करंट अफेयर्स देखते हैं। तो ये जो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें, ये अक्सर एग्जाम्स में पॉलिटी में पूछ दी जाती हैं, इसीलिए मैं हर जगह मेंशन करती हूँ जो भी राज्य लाती हूँ वहाँ पर, तो इसको याद रखेंगे हम। लोकसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी, 39 हो जाएंगी, राज्यसभा की 18 हो जाएंगी और विधानसभा की 234 सीटें हो जाएंगी। कैपिटल आपकी चेन्नई हो जाएगी। सीएम कौन हो जाएंगे, एमके स्टालिन हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नर आरएन रवि हो जाएंगे। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो जाएगा। और पक्षी कौन हो जाएगा, एमरोल्ड डोव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा एमरोल्ड डोव। वृक्ष क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा ताड़ का पेड़, जिसे पाम ट्री कहते हैं। पुष्प हो जाता है ग्लोरिशिया लिली, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर रिजर्व कौन कौन से तमिलनाडु में पड़ जाते हैं, तो सत्यमंगलम, मधुमलाई, गुंडई, अन्नामलाई और मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है कहाँ पर पड़ेंगे, ये आपके पड़ जाते हैं तमिलनाडु में। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वहाँ का भरतनाट्यम है, ठीक है। आपको तमिलनाडु में नेशनल पावर प्लांट भी मिलेंगे, 2 नेशनल पावर प्लांट मिलेंगे। कौन मिलेगा, कुड़नकुलम मिलेगा और कलपक्कम मिलेगा, ठीक है। तमिल की भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है, जल्लीकट्टू मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। और कंबाला रेस कहाँ पर होती है, कंबाला होता है आपका कर्नाटक में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु का जो तट है उसको क्या कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं। देखिए इस तरह से है, मैं आप लोगों को हर बार समझाती हूँ जब भी ये बात करती हूँ। केरल का जो है ये इस तरफ, इसको मालाबार तट कहते हैं, और इसको जो तमिलनाडु का तट है इसको कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स। जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए, तमिलनाडु में हुए। संस्करण कौन सा था, 6ठा संस्करण था। मैस्कॉट कौन था, वीर मंगाई, ठीक है। पहला तट मंदिर भारत का जिसे हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना, कौन बना, तमिलनाडु का तट मंदिर जो हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु में ही आपको कलैगनार महिला अधिकारी अनुदान योजना चलाई गई। पीयूष गोयल ने भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर जिनका कि नाम था आर.के. षणमुखम चेट्टी, उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया, तमिलनाडु में किया। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण प्लांट कहाँ पर बनेगा, ये तमिलनाडु के चेंदुलपट्टू में बनेगा। चेन्नई में ही भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनेगा, ये आपका तमिलनाडु चेन्नई में बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स, इनको याद रखेंगे। बढ़ेंगे आगे। हाल ही में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा, तो देखिए कीर्ति चक्र अभी 26 जनवरी को घोषणा की गई थी राष्ट्रीय पुरस्कारों की, तो 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं इन चक्रों के बारे में। वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार दिए गए। 6 में से 3 शहीदों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। अब हम देखते हैं कि ये जो भी चक्र दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, उनका जो वरीयता क्रम है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और सबसे लास्ट में आता है शौर्य चक्र, ठीक है। अच्छा, ये नाम भी देख लीजिएगा, वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 लोगों को इनको
पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मेजर दिग्विजय सिंह, अंशुमान सिंह, अब्दुल माजिद और पवन कुमार, ये 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। इनका नाम याद रखने की कोशिश करिएगा, आप लोग याद रखिएगा, अंशुमान सिंह, अब्दुल माजिद और पवन कुमार, इनको मरणोपरांत दिया गया है। दीपेंद्र विक्रम और पवन यादव, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो देखिए, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जिसने जारी की है वो है वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और अक्सर ये पूछा जाता है कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें रैंकिंग एज सच नहीं आती है, इसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो बताता है कि कौन कौन से कंट्री हैं, उनके जो भी भविष्य में आने वाली आर्थिक संभावनाएं हैं, उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये सारी चीज़ें कैसे रहेंगी, इस रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश की झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम है वो है विकसित भारत समृद्ध भारत। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ स्टैटिक फीचर्स और करंट अफेयर को यहाँ पर देखते हैं। यूपी के एग्जाम्स की दृष्टि से मैंने ये जो कॉलम है इसको ऐड किया है, जिससे कि आप लोगों के यूपी का रिवीजन हो जाए करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 80 हो जाएंगी। राज्यसभा की 31 हो जाएंगी। विधानसभा की 403 सीटें हो जाएंगी। और विधान परिषद याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है तो इसकी कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ठीक है, जो राजधानी है वो लखनऊ हो जाएगी। सीएम कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ का राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी सारस है, इसे क्रॉच भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। पशु कौन हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय वृक्ष अशोक है, पुष्प पलाश है, और राजकीय फल कौन है? आम है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जो हैं पहले मुख्यमंत्री थे। पहली महिला सीएम कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। और पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? ये बनी थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश में आपको एक नेशनल पावर प्लांट भी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? नरौरा में मिलेगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व 2 मिलेंगे आपको यहाँ पर। एक तो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है 53वां टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, और दूसरा है एलिफेंट रिजर्व, आपको मिलेगा तराई एलिफेंट रिजर्व, ये 33वां एलिफेंट रिजर्व बना था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? तो देखिए, 14वीं अखिल भारतीय कमांडो पुलिस प्रतियोगिता जो है विशाखापट्टनम में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है? तो देखिए, एक व्यक्ति है जिसे यूएसए में नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा सुनाई गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ये नहीं पूछा जाना, मतलब क्वेश्चन तो बन सकता है कि कौन से देश में नाइट्रोजन गैस से किसी व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा दी गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बनती है ये कि जो नाइट्रोजन गैस है उसकी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके जो फिजिकल स्टैटिक्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़। और जो देश है जहाँ पर पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है वो यूएसए हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। तो देखिए, अमेरिका में एक व्यक्ति है जिसका नाम है केनेथ स्मिथ। ठीक है, ये एक आरोपी था और उसी को अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई। ठीक है, 1988 में एक हत्या हुई थी, उसमें इनको दोषी पाया गया और अभी इन्हें सज़ा मिली है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। नाइट्रोजन की पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो नाइट्रोजन जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस, मतलब रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, जिसे 1733 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने खोजा था। और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। दुनिया में 5वां सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? ये नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि नाइट्रोजन के उपयोग क्या हैं? तो गाड़ी के टायर में आप लोगों ने देखा होगा, पेट्रोल पंप पे जब भी आप लोग पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहाँ पे अब ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पे 2 टाइप के हवा भरने वाले उपकरण लगे रहते हैं। एक में तो नॉर्मल हवा रहती है, दूसरे पे नाइट्रोजन लिखा रहता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करती है?
टायर को जल्दी गर्म नहीं होने देती है और उससे क्या होता है, टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो गाड़ी के टायर में जो हवा भरी जाती है अब नाइट्रोजन भरी जाने लगी है, ठीक है। फूड पैकेजिंग में किस तरीके से प्रयोग होता है नाइट्रोजन का, तो जो आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो फूले रहते हैं, तो उनमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। किस लिए, ताकि नाइट्रोजन गैस क्या है, एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है और इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, रंग भी नहीं होता है। तो ये जो है खाद्य पदार्थों के साथ में चिप्स के पैकेट्स में ऐड कर दी जाती है, जिससे कि उनका जो खाद्य पदार्थ का स्वाद और रंग है वो अच्छा बना रहता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और रेफ्रिजरेटर में भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीतकर इतिहास रचा है, तो देखिए रोहन बोपन्ना जो हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले ये जो है पहले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और ये 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये हो चुका है, जिसे अभी मेंस डबल्स ने जीत लिया है। तो ये जोड़ी रही है रोहन बोपन्ना की, अकेले रोहन बोपन्ना ने नहीं जीता है क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें ऑप्शन था खाली रोहन बोपन्ना, तो इसलिए हमने रोहन बोपन्ना पे टिक किया। वैसे ये जोड़ी ने जीता है डबल्स की में, ठीक है, मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने इसको फाइनल में जीता है और इटली की जोड़ी को हराया है। और कौन थे ये लोग, सिमोन बोबली और एंड्रिया बावसोरी, ठीक है। और रोहन बोपन्ना के बारे में हमने देखा था कि रोहन बोपन्ना जो है इन्होंने ये दूसरा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है और इससे पहले उन्होंने 2017 में फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल्स जीता था, ठीक है। और अभी तक ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब आगे देखते हैं। और रोहन बोपन्ना को जो है पद्मश्री भी मिल चुका है। और अगर आप लोगों ने पिछले करंट अफेयर्स ध्यान से देखे हों तो अभी बंगलुरु में 2023 में भारत में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था, तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको बनाया गया था, रोहन बोपन्ना को ही बनाया गया था, ठीक है। अभी डबल्स में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, रोहन बोपन्ना बन चुके हैं। 2023 में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन भारत बंगलुरु में था, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर थे, ये बताया मैंने अभी तक कुल कितने भारतीय हैं जो ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत चुके हैं, उनके बारे में भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। कुल 4 हैं, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना चौथे हैं, ठीक है। महेश भूपति ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। सानिया मिर्जा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम के खिताब जिसने जीते हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविच, वो कुल 24 बार जीत चुके हैं। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन भी इन्होंने ही जीता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच सदा तनसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो ये क्वेश्चन इस पे इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। क्योंकि ये अभी बताऊंगी, पहले देख लेते हैं भारत और किस देश के बीच ये सदा तनसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, तो सऊदी अरेबिया और भारत के बीच किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसका प्रथम संस्करण है, पहली बार इस अभ्यास का आयोजन किया गया है किसके बीच, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच। चूँकि पहली बार हुआ है तो इस लहजे से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नाम भी हम लोग पहली बार ही सुन रहे हैं क्योंकि ये इसका पहला संस्करण है। सदा तकसीक जो है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच जो है आयोजित किया गया था। कब से कब तक, 2024 में 29 जनवरी से 10 फरवरी तक ये चलेगा। और सऊदी अरब के साथ हम अभी एक और अभ्यास करते हैं जिसे अल मोहम्मदी कहते हैं, ठीक है, अल मोहम्मदी अल हिंदी, ठीक है, ये वाला अभ्यास भी हम करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये भारत का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस जो है स्थापित किया जाएगा उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो देखिए भारतीय सेना में प्रमोट होकर पहली महिला सूबेदार जो बनी है उनका नाम है प्रीति रेजक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है उनका नाम है आर्यना सबालेंका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो आप लोग
अलग क्वेश्चन तो नहीं बनाऊंगी मैं, तो आपको यहीं पर बताती हूँ मैं। मेंस सिंगल का खिताब जिन्होंने जीता है उनका नाम है जानेक सिनर, ठीक है। ये इटली से हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल का खिताब जीता है। विमेन सिंगल का किसने जीता है? अरेना सबालेंका ने जीता है। तो इन दोनों के नाम आप लोग याद रखोगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो है 29 जनवरी को मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नरसंहार हुआ था, जिसमें नाजी जर्मन के 1941 से 1945 के बीच यूरोप के यहूदी जो आबादी थी उसके लगभग 2/3 यानी 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम कहाँ पर बनके तैयार हुआ है? तो राजस्थान के पाली में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर और आश्रम बनकर के तैयार हुआ है। याद रखिएगा, राजस्थान के पाली में। और अगर आप लोगों को याद हो कि दुनिया की सबसे ऊंची शिवजी की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई थी, ये राजस्थान के राजसमंद में नाथ द्वार पर जो है स्थापित की गई थी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में एक झील भी पड़ती है जिसका नाम है सांभर झील। और तो सांभर झील क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन बने कि अंतर्देशीय सांभर झील, अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील हो जाएगी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बने कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील हो जाएगी, ठीक है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ती है, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सांभर झील है राजस्थान की, वहीं पर सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन भी किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो हैं, जिनका नाम दिया कुमारी है, उन्होंने किया था। ये जो उत्सव है 26 से 28 जनवरी तक चला है। इसमें सांभर महोत्सव को कच्छ के रण पे जो महोत्सव होता है, रण महोत्सव जिसे कहते हैं, उसकी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। क्यों? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चिल्का लेक भारत की पहली रामसर साइट है, ये याद रखिएगा। और जो सांभर झील है ये भी एक आर्द्र भूमि है, जिसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख झीलें देख लेते हैं हम लोग। तो राजस्थान की प्रमुख झीलें हो जाएंगी राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, ये राजस्थान की मुख्य झीलें हो जाएंगी। 29 जनवरी तक का करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया है। 3 दिन का करंट अफेयर है। ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गोल फोकस्ड रहिए। मिलते हैं